आप अभी भी इस खोजी यंत्र की मूल तस्वीर को याद कर सकते हैं? शिरीन ने दृढ़ पत्थर कंगन से पूछा। मुझे अब इसकी मूल तस्वीर याद नहीं है मालकिन। मालकिन, क्या आप इसे बनाना सीखना चाहती हैं? इस खोजी यंत्र को बनाने के लिए बहुत मजबूत आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है। बहुत जल्द मेरे पास भी बहुत मजबूत आध्यात्मिक शक्ति होगी, इसीलिए मेरे लिए जब जितना संभव हो सकता है उतना नई चीजें सीखना अच्छा है। बेटी, आप बिल्कुल सही कहा। वैसे भी तुम इतनी अच्छी शिक्षिका हो और तो और तुम इतनी अच्छी लड़की हो। शिरीन को पीछे से एक आवाज सुनाई दी। वो एक बहुत ही सुखद आवाज थी, लेकिन ये आवाज शिरीन के लिए एक शैतानी आवाज की तरह बन चुकी थी। आवाज उसके बहुत करीब आ रही थी। वो आवाज इतने करीब थी कि उसके पीछे से बोलने वाले व्यक्ति की हल्की सांस भी उसे महसूस हो रही थी। उसका शरीर एक पल के लिए पूरी तरह से अकड़ गया। सौभाग्य से उसने केवल अपनी आधी कमीज ही ऊपर की थी। शिरीन ने पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखा, बल्कि सबसे पहले जल्दी जल्दी अपनी कमीज के बटन लगाए। इससे पहले कि वो घूमती, उसने पीछे खड़े व्यक्ति को देखा। एक बैगनी बागे, काले बाल और माथे पर एक रूखी आंख जैसा हीरा पहने वो कोई और नहीं बल्कि कष्टप्रद आकाशी ऋषि व्यास साहू जी थे। फिलहाल वो पानी पर खड़े थे, लेकिन उनके जूते बिल्कुल भी गीले नहीं हुए थे। वो हींग जड़ी बूटी से घिरे हुए थे। ये दोनों का मेल एक आश्चर्यजनक दृश्य का गठन कर रहा था। क्या वो इंसान भी थे, या फिर वो स्वयं ही किसी महान देवता का अवतार तो नहीं है? शिरीन ने कब का उस खोजी यंत्र को धो दिया था, लेकिन वो अभी भी उसे ढूंढ सकते थे। शिरीन ने चुपके से अपनी मुट्ठी कस ली। वो शिरीन को देखकर मुस्कुरा रहे थे। बिटिया, क्या तुम इस खोजी यंत्र के बारे में सीखना चाहती हो? मैं इसे बनाने के सभी 6 तरीकों के बारे में जानता हूँ। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें वो सभी तरीकों के बारे में बताऊं? शिरीन ने उन्हें काफी सोच समझकर जवाब दिया। हाँ, मैं वो सभी 6 तरीकों के बारे में सीखना चाहती हूँ। ऋषि व्यास साहू जी ने उसकी ओर देखा और कहा, तो क्या तुम अब भागना नहीं चाहती हो? शिरीन ने अपना सर हिलाया और कहा, मैं इसके बारे में सब सीखने के बाद बहुत देर तक आपके पास नहीं रहूंगी। आकाशी ऋषि व्यास साहू जी काफी देर चुप रहे। कुछ पल बाद उन्होंने कहा, मैं इतनी आसानी से दूसरों को अपना कौशल नहीं सिखाता हूँ। आपको क्या लगता है, मुझे आपको ये सब सिखाना चाहिए? आप ही ने मुझसे कहा था कि क्या मैं इसे सीखना चाहती हूँ, इसीलिए आपने ही पहले मुझे एक विकल्प दिया था। अब जब मैंने फैसला कर लिया कि मैं इसे बनाना सीखना चाहती हूँ, तो मुझे लगता है कि आपको अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है। एक दिव्य ऋषिवर के रूप में आप अपने शब्दों से कैसे पीछे हो सकते हैं? आकाशी ऋषि व्यास साहू जी ने फिर कहा, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है। ऋषिवर ने कहीं से कुर्सी प्रकट की और उसे पानी की सतह पर रख लिया। फिर वो बैठ गए और अपने हाथ से अपनी ठुड्डी को सहारा दिया। उन्होंने शिरीन की ओर सख्ती से देखा और बोला, एक दिव्य ऋषि के रूप में क्या मुझे हमेशा अपनी कही बात पूरी करनी चाहिए? अगर मैं अपना वादा तोड़ दूं तो मेरे साथ क्या होगा? शिरीन ने कभी भी ये उम्मीद नहीं की थी कि एक उच्च सम्मानित दिव्य ऋषि व्यास जी ऐसी अजीब बात पर भी विचार करेंगे। वो एक पल के लिए चौंक गई, लेकिन फिर उसने पूछा, क्या आप असली आकाशी ऋषि व्यास साहू जी हैं ना? बेशक, मैं ही हूँ आकाशी ऋषि व्यास साहू। शिरीन ने उन्हें कुछ भी जवाब नहीं दिया और किनारे पर तैरने के लिए वापस मुड़ गई। हालांकि उसने थोड़ी देर तैरने के बाद हार मान ली। हालांकि अब तट उसे बहुत निकट प्रतीत हो रहा था, लेकिन वो 1 मिनट तक तैरने के बाद 1 मीटर भी पास नहीं आ पाई थी। मानो उसके सामने कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो। जाहिर है, ये काम भी वहां बैठे आकाशी ऋषि व्यास साहू जी का ही था। ये उनके जादू के पिटारे से निकाली गई कोई चाल थी। आकाशी ऋषि व्यास साहू जी पानी पर बैठ गए और हवा तब तक तेजी से चलना शुरू हो गई थी, जिस कारणवश उनका बैगनी रंग का बागा हवा में लहरा रहा था। वो एक धर्मी रवैये वाले व्यक्ति थे, जो कि बिल्कुल भगवान की तरह दिखते थे, लेकिन उनसे किसी को कभी ये उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा बचकाना काम करेंगे। शिरीन समझ चुकी थी कि वो उनसे दूर नहीं भाग सकती और ना ही वो उनके खिलाफ लड़ सकती थी, और वो बस उनके इस रूप को गालियां भी नहीं दे सकती थी। और तो और उसे लगा कि वो ऋषिवर दूसरे लोगों को परेशान करने के लिए बहुत वेले थे। उसे ऐसा ही लग रहा था उनकी हरकतों से। उसने अपने होठों को शुद्ध किया और बिना उन्हें देखे पानी में ही ध्यान लगाना शुरू किया। आकाशी ऋषि व्यास साहू जी ने एक पल के लिए उसे गौर से देखा और उनके दिमाग में एक विचार आया। ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जिनके साथ वो ऐसा मजाक करना पसंद करते थे, और उनमें से जो भी उन्हें लुभाते थे वो इस दुनिया में शीर्ष प्रतिभाएं होती थी। उनके ऐसे पीछा किए जाने के बाद इन लोगों की बहुत अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती थी।
अगर उन लोगों को शिरीन के समान स्थिति का सामना करना पड़ता तो या तो उनके खिलाफ सख्त लड़ाई करने की कोशिश करते, या तो रोते, या फिर हार को स्वीकार कर लेते। फिर तब तक सबसे दूर रहते जब तक ऋषि व्यास साहू जी उन्हें दंड देकर अपने पास से दूर नहीं जाने देते थे। इस निर्लज्ज युवा लड़की का पीछा करते हुए उन्होंने शिरीन द्वारा की जाने वाली कई अलग अलग परिणामों और प्रतिक्रियाओं पर विचार किया था, लेकिन उन्होंने कभी भी शिरीन से इस प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की थी। शिरीन ना ही क्रोधित हुई और ना ही वो रोई, लेकिन उसने तो शांति से ऋषिवर व्यास साहू जी को अनदेखा कर दिया था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि वो शांत होने का नाटक नहीं कर रही थी, वो वास्तव में उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही थी। यदि उसका ऋषिवर को नजरअंदाज असत्य होता तो आकाशी ऋषि व्यास साहू जी उसके दिल की धड़कन और रक्त प्रवाह का निरीक्षण करके जल्दी से बता सकते थे कि वो नाटक कर रही है। हालांकि उन्हें निरीक्षण करने पर भी कुछ नहीं मिला था। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे एक तारों से भरी हुई रात आसमान में फैलती गई। झील काफी धीरे धीरे बह रही थी, जबकि आकाश में हीरों की तरह तारे चमक रहे थे। शिरीन ने पानी में 1 घंटे तक ध्यान लगा कर रखा था और उसने कभी भी अपनी आंखें नहीं खोली थी। उसे 1 घंटे के बीच में उसने एक शांत दायरे में प्रवेश कर लिया था। ऋषि व्यास साहू जी बमुश्किल मुस्कुराए, लेकिन इस समय उनसे ज्यादा धैर्यवान व्यक्ति कोई नहीं हो सकता था। उन्होंने एक मछली पकड़ने की छड़ी को कहीं से भी बाहर निकाला और मछली पकड़ना शुरू कर दिया। हालांकि उन्होंने अपने काफी खराब प्रयासों के कारण कुछ भी पकड़ा नहीं था। अंत में उनकी छड़ी पर एक तेज झटका लगा और जब उन्होंने मछली को बाहर निकालने के लिए अपना हाथ उठाया तो शिरीन अचानक से उठ गई और उसने अपने शरीर को हिला दिया। पानी थोड़ा सा तेज बहने लग गया। उसके आसपास की मछलियां डर गई और बचकर भाग गई। ऋषि व्यास साहू जी ने उसे पकड़ने की काफी कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह से असफल रहे और मछली अंततः भाग गई। ऋषि व्यास साहू जी पहले तो चुप रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने ठंडे स्वरों में शिरीन से कहा, बिटिया तुमने मेरी मछलियों को दूर क्यों भगा दिया? शिरीन ने अपना हाथ उठाया और कहा, मैं आपके लिए एक मछली पकड़ सकती हूँ। यहाँ एक भी मछली पकड़ना कोई आसान काम नहीं है। क्या आपको यकीन है कि आप ये कार्य कर सकती हैं? शिरीन ने कहा, कभी कोशिश करे बिना भी ऐसी चीजों का पता चलता है। वो अपने पिछले जीवन में मछली पकड़ने में एक चैंपियन थी। ऋषि व्यास साहू जी ने मुस्कुराते हुए उसे मछली पकड़ने वाली छड़ी सौंप दी। मैं अब आप पर भरोसा कर रहा हूँ, मुझे मछली जरूर पकड़ कर देना बिटिया। मछली पकड़ने की छड़ी हरे रंग की थी और उसमें चमकदार मोती लगे हुए थे। शिरीन ने अपनी 2 उंगलियां ऊपर उठाई और कहा, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। ऋषि व्यास साहू जी ने आहें भरी। क्या आप चाहती हैं कि मैं आपको यहाँ से जाने दूं? नहीं, मैं वो नहीं चाहती। शिरीन ने अपना सर हिला दिया। ओह, तो फिर आपकी 2 शर्तें क्या हैं? पहले मैं किनारे पर बैठकर मछली पकड़ना चाहती हूँ। दूसरा, मैं इस मछली पकड़ने वाली छड़ी का रंग बदलना चाहती हूँ। आखिरकार शिरीन किनारे पर थी। उसके पूरे शरीर से पानी की बूंदें टपक रही थी। वो इतने लंबे समय तक पानी में रही थी कि हर जगह से उसकी त्वचा झुर्रीदार हो गई थी। वो पहले से ही रात थी और झील के किनारे पर मौसम काफी ठंडा था। जब वो गीली थी, उसने तट पर आते हुए कई बार छींक दिया। उसने अपने गीले बालों को बांध लिया और आकाशी ऋषि व्यास साहू जी से पूछा, जो किनारे पर बैठे थे, क्या मैं अपने कपड़े बदल सकती हूँ? ये बहुत गीले हो गए और ये मेरे स्वभाव और धैर्य को प्रभावित कर सकते हैं। आप अपने कपड़े कहाँ जाकर बदलने वाली हैं? आकाशी ऋषि व्यास साहू जी ने अपनी नजरें उठाकर पूछा। वहां जाकर बदलूंगी मैं अपने कपड़े। शिरीन ने ज्यादा दूर नहीं, यहीं पास की जगह बताई थी। वो एक ऐसी जगह थी जो चट्टानों के ढेर से घिरी हुई थी, जो कि छिपी हुई थी और गर्म भी लग रही थी। नहीं, उस जगह से आपके लिए भाग जाना बहुत आसान है। मेरे पास फिर से आपका पीछा करने के लिए धैर्य नहीं बचा है। ऋषि व्यास साहू जी ने उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। शिरीन ने चुपके से ऋषिवर को बुरा भला कहा। उसके अचानक गायब होने के बाद शिरीन ने उनसे उसका पीछा करने के लिए कभी नहीं कहा था। उल्टा वो ऐसे व्यक्ति थे जो हर जगह उसका पीछा कर रहे थे और अब उसे यहाँ तक ले आए थे। शिरीन ने जवाब दिया और कहा, मैं यहाँ आपके सामने कपड़े नहीं बदल सकती। पुरुष के सामने नग्न होना काफी अनुचित होगा, खासकर जब सामने वाला पुरुष आपका पति ना हो। भले ही मैं अभी बच्ची हूँ, फिर भी एक महिला तो हुई ना। आकाशी ऋषि व्यास साहू जी ने उसे एक पल के लिए देखा और धीरे से कहा, हाँ, बेशक मुझे पता है कि आप एक लड़की हैं। वो धीरे धीरे कुछ भी कहने से पहले उसे सर से लेकर पांव तक और ऊपर से लेकर नीचे तक शिरीन को जांचने लग पड़े।
यद्यपि आप मेरे दृष्टिकोण में मुझे एक लड़की की तरह नहीं दिखती हैं, लेकिन मैं पुष्टि कर सकता हूँ कि आप एक लड़की ही हैं। शिरीन के चेहरे पर खून सा लाल रंग आ गया था और वो उन्हें झील में लात मारकर गिराने जैसा महसूस कर रही थी। लेकिन उसने ये सब करने के बजाय ये कहा कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि महल मालिक को एक महिला की तरह कपड़े पहनने का शौक था। मुझे ऐसा लगता है कि आप अभिनय करने में काफी अच्छे हैं। मुझ पर पहली बारी में आपका गलत प्रभाव पड़ा था। हाँ, आपने अपने मन में मेरे लिए गलत धारणा बना ली थी, लेकिन मैंने एक महिला की तरह कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहने थे, क्योंकि आपने मुझे एक महिला के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत किया और मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने ऐसा अभिनय किया जैसे मैं सच में एक लड़की थी। शिरीन ये सुनकर बिल्कुल चुप रही। क्या वो इतने अच्छे इंसान थे? किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं होगा कि वो अब बहुत ज्यादा ऊब गए थे और स्थिति का फायदा उठाकर शिरीन का मजाक उड़ाना चाहते थे। हालांकि जब शिरीन ने याद करने की कोशिश की, जब वो गर्म पानी के झरने में उनसे पहली बार मिली थी, तब उसके मन ने उससे ये स्वीकार करवाया था और उसने मान भी लिया था कि वो एक महिला ही थी। उन्होंने एक बहुत बड़ा लाल रंग का बाग पहना हुआ था और वो एक ऐसा बागा था जो एक महिला ही पहन सकती थी। लेकिन उसका ऐसा अनुमान लगाने का मुख्य कारण ये था कि वो उसके सुंदर चेहरे से पूरी तरह भ्रमित हो गई थी, जो कि उसके द्वारा देखे गए किसी भी पुरुष से बिल्कुल विपरीत था। यहाँ अभी भी किनारे पर काफी ज्यादा ठंड थी, मुख्यतः क्योंकि वो पूरी तरह से भीग चुकी थी। जब हवा उसकी दिशा में जोरदार तरीके से बही तो वो खुद को थरथराने से बिल्कुल नहीं रोक पाई। वो हमेशा ठंड के प्रति अति संवेदनशील रहती थी और उसने महसूस किया कि उसे अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए कपड़े बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। महल मालिक, मैं यहीं खड़ी होकर अपने कपड़े बदलने वाली हूँ। उसने ऋषिवर पर जोर डालने के लिए सब कुछ कहा, लेकिन अब आपको इस कारणवश दूर जाना होगा। ऋषि व्यास साहू जी ने उसे फिर से एक बार देखा और एक लंबी सी हंसी हंसने लगे और बोले, क्या आपको यकीन है कि आपको अभी भी कपड़े बदलने की कोई खास जरूरत है? हाँ, बेशक मुझे कपड़े बदलने की जरूरत है। हालांकि उनके सवाल से ऐसा लग रहा था कि कुछ तो ठीक नहीं है। शिरीन ने अवचेतन रूप से खुद की नजरें नीचे कर दी और महसूस किया कि उसकी पोशाक सूखी हुई है और वो बिल्कुल साफ भी हो चुकी है। उसने फिर से अपने बालों को छुआ और पाया कि उसके बाल भी सूख चुके थे। ये सब उसे अब थोड़ा गड़बड़ लग रहा था, क्योंकि वो इतने लंबे समय तक पानी में डूबी हुई थी और उसे ये पूछने की आवश्यकता नहीं थी कि ये काम किसका था। वो जानती थी कि ये काम आकाशीय ऋषि व्यास साहू जी द्वारा किया गया था। वो उसके जाने बिना उसे सुखाने में सक्षम हो गए थे। उसने उन्हें देखा और कहा, महल मालिक, आपके पास तो काफी सारी बड़ी बड़ी क्षमताएं हैं मेरे लिए। ठीक है, ये तो सिर्फ एक छोटी सी बात है, ऋषिवर ने गर्व से उसे जवाब दिया। ऋषिवर ने शिरीन की ओर फिर से देखा और उसके गंदे बालों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। मुझे लगता है कि आपको अपने बालों को कंघी कर लेने की आवश्यकता है। उनकी आंखों में उसके बाल किसी चिड़िया के घोंसले से कम नहीं लग रहे थे। उसके ऐसे बालों की वजह से वो असहज हो गए थे। हालांकि शिरीन ने इस सब की परवाह बिल्कुल नहीं की। उसने सिर्फ अपने बालों को अपने कानों के पीछे की तरफ खींचा ताकि वो उसके चेहरे को ढक ना दें, और वो बोली, नहीं, मुझे लगता है ये ऐसे ही काफी अच्छे लग रहे हैं। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, उसके शरीर को अचानक एक अदृश्य शक्ति ने पीछे की ओर खींच लिया और वो एक अदृश्य कुर्सी पर बैठ गई। इससे पहले कि वो कुर्सी से कूद पाती और कुछ समझ पाती, एक हाथ ने उसके कंधे पर थपथपाहट सी की। यहाँ आराम से बैठ जाओ। उनकी उंगलियों पर हल्की सी खुशबू थी जो बहुत अच्छी खुशबू लग रही थी। शिरीन उस सुगंध से विचलित हो रही थी और अचानक से एक कंघी को एक गोल दर्पण के साथ उसे सौंप दिया गया। ऋषि व्यास साहू जी ने शिरीन को सिर्फ 3 शब्दों में कहा, इसे संयोजित करो। शिरीन को नहीं समझ आ रहा था कि वो हंसे या अपनी हालत पर रोए, क्योंकि वो ऋषिवर बहुत ही ज्यादा अड़ियल किस्म के थे। वो इस तरह के तुच्छ मामले पर उनके साथ बहस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने जल्दी से एक कंघी ले ली और अपने बालों को एक ऊंची चोटी करके एक कपड़े से बांध दिया। उसने एक भी बाल बांधने वाली सुई का उपयोग नहीं किया था। ये पहली बार था कि जब आकाशीय ऋषि व्यास साहू जी ने ऐसा भयानक बाल बांधने का तरीका देखा था। उन्होंने शिरीन की ओर देखा और उसकी पीठ पर थपथपाया। आखिर में वो कुछ कहना तो चाहते थे, लेकिन वो बोलने से झिझक रहे थे। फिर उन्होंने उसके बालों से अपनी टकटकी ही हटा ली और वो बोले, ठीक है, चलो अब उस मछली को पकड़ लेते हैं हम लोग। फिर उन्होंने उसे मछली पकड़ने वाली छड़ी और चारा दिया। शिरीन ने मछली पकड़ने वाली छड़ी को ले लिया और अब वो काली हो चुकी थी।
लेकिन उसने उनके द्वारा दिए गए चारे को देखा भी नहीं और कहा, मैं अपना चारा खुद ढूंढ लूंगी। महल मालिक ने अपने हीरे की बनी बोतल के अंदर पड़े चारे को देखा और शिरीन से कुछ भी नहीं कहा। ये एक ऐसा चारा था जो कि एक आध्यात्मिक सांप से बना हुआ था और उसमें तीव्र आध्यात्मिक शक्तियां थी। उनके महल में रखे गए सभी आध्यात्मिक प्राणी इस तरह के चारे को बहुत पसंद करते थे। ऋषि व्यास साहू जी ने सोचा कि क्या इस छोटी सी लड़की को इस जगह पर बेहतर चारा मिल सकता है। शिरीन थोड़ी देर के लिए किनारे पर घूमती रही, मगर अचानक उसने जमीन खोदने के लिए अपने कपड़ों में से एक खंजर निकाल लिया। थोड़ी देर बाद उसने जमीन में से पतले और लंबे गुलाबी रंग के केंचुए को बाहर निकाल लिया। केंचुए पर अभी भी थोड़ी सी मिट्टी लगी हुई थी और वो उसके हाथ से बचकर भाग निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था। ये केंचुआ तुम्हारा चारा है? महल मालिक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या मछलियां ऐसा गंदा और पोषण रहित कीड़ा खाना पसंद करेंगी? शिरीन ने धीरे से सर को खुजलाया। फिर उसने केंचुए को पानी से धोया और उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। महल मालिक ने उन 2 असामान्य टुकड़ों को देखा और वो हैरान रह गए। उन्होंने अपनी आस्तीन ऊपर उठाई और उनके द्वारा छोड़े गए एक प्रकाश ने उसके चारे को ढक लिया। शिरीन चौंक गई और उसने पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसने सोचा कि वो उसके द्वारा पुनः प्राप्त किए गए चारे को नष्ट करना चाहते थे। महल मालिक ने उससे कोई बात नहीं की, लेकिन उन्होंने इशारों में उसे पीछे देखने के लिए कहा। शिरीन ने अपने चारे को वापस देखा और वो आश्चर्यचकित थी। असामान्य आकार वाले कीड़े के 2 टुकड़े अब एक ही आकार के समान आकार वाले 2 टुकड़ों में बंट चुके थे। शिरीन बिल्कुल चुप रही। उसे ये तो स्पष्ट हो चुका था कि आकाशीय ऋषि व्यास साहू जी को सफाई और हर कार्य में पूर्णता बहुत पसंद थी। उन्हें ये समझ में नहीं आया कि शिरीन ने जानबूझकर केंचुए को असामान्य टुकड़ों में काट दिया था, क्योंकि वो मछली के आकार के हिसाब से चारे का उपयोग करना चाहती थी। हालांकि उसने उनसे बहस करने की जहमत नहीं की, बल्कि उसने मछली पकड़ना जारी रखा। शिरीन इस कार्य में बहुत कुशल थी। उसने आकाश में तारों को देखा और किनारे पर कुछ कदम चलकर वो फिर एक ढलान पर बैठ गई। फिर उसने मछली पकड़ने की छड़ी से एक चमकता हुआ मोती बांधा, उस पर चारा डाला और मछली पकड़ना शुरू कर दिया। चमकता हुआ मोती बहुत ज्यादा उज्जवल नहीं था और वो बहुत ज्यादा नरम भी था। वो केवल पानी में एक छोटे से क्षेत्र को रोशन कर रहा था। थोड़ी देर के बाद जिस क्षेत्र में उसका चारा स्थित था, वहां विनम्र लहरें उठने लगी। महल मालिक ने अपनी नजरें उठाई और वो थोड़ा सा हैरान हो गए। उस छड़ी की चोंच के आसपास कई मछलियां इकट्ठा हो चुकी थी। उनके पास काफी उत्कृष्ट दृष्टि थी और वो देख सकते थे। हालांकि मछलियां पानी के नीचे थी, जहां काफी अंधेरा था, वो फिर भी वहां मौजूद मछलियों की प्रजातियों के बारे में बताने में सक्षम थे। बस एक पल बाद चारे पर एक बड़ी मछली फंस गई और मछली पकड़ने की रेखा अचानक खिंच गई। शिरीन की इस पल कोई प्रतिक्रिया नहीं थी और उसने अभी तक अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी को बाहर निकालने का इरादा नहीं किया था। आकाशीय ऋषि व्यास साहू जी ने सोचा, क्या मछली पकड़ने वाली रेखा बहुत दूर थी जो उसे मछली के चारे के काटने का एहसास नहीं हो रहा था? लेकिन इससे पहले वो अपना विचार समाप्त कर पाते, उस बड़ी मछली ने चारे को फिर से खींच लिया और शिरीन ने आखिरकार अपनी बाह को ऊपर उठाया और मछली को बाहर खींचने के लिए अपनी कलाई को मोड़ दिया। उसने अपनी छिपी ताकत का लाभ उठाकर मछली पकड़ने के कांटे को आखिरकार पानी से बाहर निकाल दिया। घास पर एक बड़ी मछली अनिच्छा से कूद रही थी। शिरीन ने उसे पैर से जमीन पर दबाया और बाद में उसे उठाकर महल मालिक को सौंप दिया। उसने मुस्कुराते हुए उन्हें कहा, ये रहा आपका मुआवजा जो मैंने आपको देना था। पूरी प्रक्रिया को 10 मिनट से भी कम समय लगा था। महल मालिक ने उसे स्वीकार नहीं किया और उसके हाथ में रखी मछली को देखा। उन्होंने अचानक कहा, मैं एक रजत राजकुमारी मछली पकड़ने वाला था और वो एक शरद ऋतु की मछली है। ये वाली मछली तो बहुत बदसूरत है, मुझे ये नहीं चाहिए। शिरीन वहां बिल्कुल चुप खड़ी रही। उसे ऐसा लग रहा था कि वो जानबूझकर उसे असुविधा देना चाहते थे। जिस मछली को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे उसका एक काफी प्यारा नाम था, लेकिन वो शरद ऋतु की मछली जितनी अच्छी नहीं थी। उसने महसूस किया कि उनका मछली पकड़ने का असली उद्देश्य मछली खाना था, फिर चाहे वो कितनी भी बदसूरत क्यों ना हो। शिरीन ने चुपके से महल मालिक को बुरा भला कहा, लेकिन उसने अपने बाहरी स्वरूप को बिल्कुल शांत रखा। क्या आप रजत राजकुमारी मछली खाना चाहते हैं? आप इसकी कितनी बड़ी प्रकार की मछली खाना चाहते हैं?
उसने सोचा कि उसके लिए यही ठीक है कि वो उनसे ठीक से उस मछली के बारे में सब कुछ पूछ ले, अन्यथा वो उसे फिर से असुविधा की स्थिति में डालने के लिए कुछ न कुछ हेर फेर करने की कोशिश जरूर करेंगे। महल मालिक ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कम से कम वो 3 किलो की होनी चाहिए। रजत राजकुमारी मछलियां आकार में काफी छोटी होती हैं। महल मालिक ने चुपके से उन सभी मछलियों पर नजर डाली थी जो क्षेत्र को घेरे हुए थी, और उन्होंने देखा कि वहां केवल 2 रजत राजकुमारी मछलियां थी जिनका वजन लगभग 1 किलो ही था। शिरीन बिल्कुल चुप रही और उसने अपने कांटे और चारे को समेटना शुरू कर दिया। उसने उस चमकते हुए मोती को उतार लिया और उसे चमकते नीले हीरे से बदल लिया। उसने तट पर अपना बैठने का स्थान भी बदल लिया और उसने फिर से मछली पकड़ने की प्रक्रिया शुरू की। इस बार उसे मछली पकड़ने में थोड़ा अधिक समय लग गया था। मंद नीली रोशनी ने केवल एक छोटे से क्षेत्र को एक चाय पत्ती के आकार जितना उज्जवल कर दिया था। उस चारे पर कुछ मछलियों का टकराना सा महसूस हुआ, लेकिन शिरीन ने उन मछलियों को पकड़ने के लिए कांटे को बाहर खींचने की योजना नहीं बनाई। 15 मिनट के बाद उसने आखिरकार कांटे को बाहर की ओर खींच लिया। एक सुंदर चमकदार मछली उस कांटे द्वारा पकड़ी जा चुकी थी और शिरीन ने उसे पानी से बाहर निकाल लिया। वो मछली अभी भी शिरीन के हाथों में संघर्ष कर रही थी, इसलिए उसने उसके सर पर अपने हाथों से तब तक थप्पड़ मारा जब तक कि उसने हिलना बंद नहीं कर दिया। और फिर शिरीन ने उस मछली को महल मालिक की ओर फेंक दिया और बोली, ये मछली कैसी लग रही है आपको? ये ठीक 3 किलो की है। महल मालिक चुपचाप वहां खड़े थे। उन्हें उस मछली को तौलने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्हें पता था कि ये मछली बिल्कुल 3 किलो की है। क्या ये छोटी बच्ची मछली पकड़ने में माहिर थी? उसकी मछली पकड़ने की तकनीक बेहद अनोखी और अद्भुत थी। रात की दावत के लिए एक अलाव तैयार किया गया था और शिरीन मछली को उस पर पकाने में काफी व्यस्त थी। सौभाग्य से वो सिर्फ कुछ ही मिनटों में खाना पकाने में अच्छी थी। मछली पूरी तरह से पककर तैयार हो चुकी थी। उसने उसे महल मालिक को दे दिया, जो उसके बगल में आकर बैठ गए, और वो बोली, महल मालिक, कृपया इसे खा लीजिए। महल मालिक ने उस मछली को स्वीकार कर लिया और काट दिया। वो मछली काफी स्वादिष्ट थी और ये मछली उनके द्वारा अतीत में खाई गई सभी मछलियों से काफी अलग चीज लग रही थी। ऐसा लग रहा था वो छोटी लड़की उनके लिए मछली को अच्छे से पकाने की बहुत कोशिश कर रही थी, इसीलिए वो काफी खुश दिख रहे थे। फिर शिरीन ने शरद ऋतु मछली को पकाना शुरू किया। इससे पहले कि वो पूरी तरह से पकाई जा सके, उस मछली की सुगंध चारों ओर फैल गई थी और रजत राजकुमारी मछली की गंध को ढक रही थी। यदि रजत राजकुमारी मछली एक स्वादिष्ट पकवान था, तो शरद ऋतु की मछली रात का सबसे अच्छा पकवान होगा। जब उन्होंने शरद ऋतु मछली की सुगंध सूंघी तो उन्हें लगा कि उनकी रजत राजकुमारी मछली पानी की तरह सादी थी। महल मालिक ने शिरीन के हाथों की ओर देखा और फिर उस मछली की ओर देखा। हालांकि शिरीन ने उनकी ओर बिल्कुल भी नहीं देखा। वो काफी भूखी थी क्योंकि उसने बार बार टेलीपोर्ट किया था और इसी कारण उसने बहुत सारी ऊर्जा का उपभोग कर लिया था। हालांकि शरद ऋतु की मछली सुंदर नहीं दिखती थी, लेकिन वो पोषण से भरी हुई थी और वो बहुत अच्छे स्वाद वाली थी। वो पूरी दुनिया में उसकी सबसे पसंदीदा मछली थी। शरद ऋतु की मछली ज्यादा बड़ी नहीं थी। उसका वजन केवल 1 किलो का था। कुछ ही क्षणों में शिरीन ने मछली के मांस को मछली से छीन लिया था और केवल उसकी हड्डियां ही पीछे छोड़ दी थी। आहा! शिरीन ने अपने पैर के बगल में एक जोरदार आवाज सुनी। उसने नीचे देखा तो एक बड़ी मोटी शरद ऋतु मछली उसके अपने पैरों के पास बेखौफ कूदती हुई दिखाई दे रही थी। ये शरद ऋतु मछली का आकार पिछली शरद ऋतु मछली से 2 गुना बड़ा था जो उसने अभी अभी खाई थी, इसीलिए वो काफी आश्चर्यचकित हो गई। उसने महल मालिक को देखा जो उसके ठीक विपरीत ऐसे बैठे हुए थे जैसे कि वो वहां से कभी हिले ही नहीं। शिरीन ने मछली को देखा और दिव्य महल मालिक को फिर से देखा। उसने पूछा, क्या ये मछली अपने आप कूद कर यहाँ तक आई है? महल मालिक ने आराम से उसकी ओर देखा और उसे उत्तर दिया, क्या आपको लगता है यहाँ ऐसा भी हो सकता है? शिरीन ने फिर अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी की जांच की। वो अभी भी अपने मूल स्थान पर पड़ी हुई थी और ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे स्थानांतरित किया गया हो। उसने फिर से महल मालिक की ओर देखा और पूछा, क्या आपने इसे पकड़ा है? महल मालिक ने अपना मुंह पोंछ लिया और जवाब दिया, आप मेरे लिए इस मछली को पका दीजिए, फिर मैं बाद में आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। शिरीन ने काफी संकोच के साथ मछली को साफ करना शुरू किया। उसने मछली को बहुत कुशलता से संभाला और उसे टहनी पर रखा और उसे अलाव के ऊपर रखकर सेंकना शुरू कर दिया। महल मालिक शिरीन से काफी प्रभावित हुए और उसके साथ बातचीत करने लगे।
क्या आप मछली को बहुत बार पका चुकी हैं? फिर उन्होंने शीरीन के बगल में रखी बोतलों को ध्यान से देखा। वहां काली मिर्च, नमक, सॉस, ये मसाला सामग्री का एक पूरा जोड़ा पड़ा हुआ था। जब वो जवाब के बारे में सोच रही थी तब शीरीन ने अपनी उंगलियों को थोड़ा सा मछली के ऊपर लहराया। वो एक प्रशिक्षित हत्यारी थी, इसीलिए उसे इन जंगल जैसी जगहों में जीवित रहने की कला आती थी और ऐसी जगहों पर जिंदा रहने के लिए आवश्यक कौशलों में एक खाना पकाना भी था। उसे शुरू शुरू में खाना पकाने में बिल्कुल मजा नहीं आता था, इसीलिए उसकी खाना पकाने की विशेषज्ञता औसत ही थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब वो नमित गुप्ता के साथ एक मिशन पर थी और उसने एक मछली पकड़ी और शीरीन ने वो उसके लिए पका दी। लेकिन वो उसके कम प्रयासों के कारण बहुत घटिया बनी थी और नमित गुप्ता उसके सेवन से लगभग मर ही गया था। उसके बाद शीरीन ने पूरी तरह से खाना पकाने के कौशल का अच्छे से अभ्यास किया। वो काफी बुद्धिमान थी, इसीलिए जब तक वो आत्मसात होकर कोई काम नहीं करती थी तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो सीख नहीं सकती थी। उसने इसे बार बार 1000 बार अभ्यास किया और अंत में वो एक विशेषज्ञ खाना पकाने वाली के रूप में तैयार हो गई थी। फिर उसने एक बार जानबूझकर नमित गुप्ता को भोजन पर आमंत्रित किया था। नमित गुप्ता ने उसके बनाए भोजन को खाया और स्वाभाविक रूप से वो बहुत प्रभावित हुआ। उसने शीरीन के संसाधन और प्रयासों की बहुत प्रशंसा की थी। उसके बाद वो दोनों हर बार वेले होने पर एक साथ बारबेक्यू करते थे। नमित गुप्ता मछली पकड़ता था और शीरीन उस मछली को पकाने का काम करती थी। वो बहुत खुश थी। शीरीन ने मछलियों के विभिन्न व्यवहारों और उन्हें पकड़ने के विभिन्न तरीकों के बारे में भी सीखा था। और वो मछलियां पकड़ने से लेकर पकाने तक के सभी तरीकों में महारत हासिल कर चुकी थी। तुम बहुत बेवकूफ हो। ये सब समय और प्रयास नमित के लिए करना एक बर्बादी थी। उसने फिर बड़ी आसानी से महल मालिक को जवाब दिया। मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। मुझे मछली खाना बहुत ज्यादा पसंद है। मछली खाने से आप और ज्यादा समझदार बन जाते हो। ये एक बहुत अच्छी आदत है, आपको तो इसे बनाए रखना चाहिए। महल मालिक ने उससे नरम आवाज के साथ कहा। उसने अपने बर्तनों को देखा और थोड़ा अजीब सा इशारा किया। महल मालिक ने पहली बार किसी व्यक्ति के मछली पकाने की विधि पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया था। ये कैसी बनी है? शीरीन ने रात के अंधेरे के नीचे खड़े होकर अपनी चमकदार आंखों से उनकी ओर देखा। ये बुरी नहीं बनी है, महल मालिक ने लापरवाही से जवाब दिया। उनका एक हाथ उनके सर का समर्थन दे रहा था। आप इस मछली को कितनी तरह से पका सकती हैं? तलकर, भुनकर, उबालकर, तड़का लगाकर और बाकी सब्जियों के साथ पकाकर। आप बस इसे केवल इतनी तकनीकों से पका सकती हैं। महल मालिक अचानक उसकी पकाई मछलियों से इतना मोहित हो गए थे कि वो और खाना चाहते थे। उन्होंने अपनी बाहों को हवा में उठा लिया और एक रंगीन बिजली ने पानी की सतह पर टक्कर मारी और उसमें घुस गई। कुछ ही क्षणों बाद झील के पानी से 4 मछलियां बाहर निकल आई और शीरीन के पैरों में आ गिरी। आओ, ये लो मछलियां और अपनी प्रत्येक तकनीक से इस मछलियों को पकाकर मुझे खिलाओ। मैं भी तो देखूं जरा आप कितनी अच्छी हैं मछली पकाने में। शीरीन ने उन मछलियों को अपने पैरों पर तड़पते हुए देखा। वो चारों काफी स्वस्थ दिख रही थी और वो आकार में काफी हद तक समान थी। उन्होंने अस्वाभाविक रूप से उसके पैरों पर खुद को व्यवस्थित कर लिया था, जैसे कि वो एक मार्च पास्ट की लाइन में हो। शीरीन के चेहरे की अभिव्यक्ति ने महल मालिक को यकीन दिलाया कि वो अब उनके अवरोधों से परेशान हो चुकी है। अगर ये महल मालिक केवल अपनी बाहों को उठाकर मछलियों को पकड़ सकते थे तो फिर उन्होंने ये काम खुद क्यों नहीं किया और खुद को एक अनाड़ी मछली पकड़ने के रूप में भेस क्यों बनाया था? इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि वो मछलियों को इतनी आसानी से पकड़ सकते थे। वो शांत दिखने के बहाने शीरीन के अधिकांश प्रयासों को बर्बाद कर रहे थे। उपलब्ध बर्तनों की कमी के कारण शीरीन केवल 2 तकनीकों का इस्तेमाल करके ही मछलियों को पका पाई। उसने एक मछली को तड़का लगाया और दूसरी को उबाल लिया। भोजन तैयार होने के बाद वो दोनों एक साथ बैठकर मदिरा पीने लगे। शीरीन की हत्यारों वाली प्रवृत्ति काफी सतर्क थी। किसी की हत्या सिर्फ झूलते हथियारों के साथ नहीं की जाती। हथियार चलाना तो बस उसका छोटा सा हिस्सा है, जबकि असली तकनीक तो बहुत पेचीदा थी। कभी कभी ये सब कुछ दावत के दौरान सही अवसर की तलाश करने के बारे में भी था, जिससे कि वो किसी की नजरों में आए बिना उस हत्या को अंजाम दे सकती थी। वो खाने के सही शिष्टाचार से बहुत अच्छे से परिचित थी और इस तरह के ज्ञान के साथ कोई भी आसानी से अपने दुश्मनों को अनदेखा कर सकता था और एक दूसरे के साथ दोस्ती भी कर सकता है। उदाहरण के लिए आकाशीय ऋषि व्यास साहू जी उसे गिरफ्तार करना चाहते थे, लेकिन वो अब इस सब के बजाय सुखद तरीके से उसके साथ भोजन कर रहे थे। रात गहरी होती जा रही थी और वो अब तक मदिरा के कम से कम 2 बर्तन खाली कर चुके थे।
वो मछलियों को जितना साफ कर सकते थे उतना वो कर चुके थे। क्योंकि मदिरा महल मालिक की थी, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से उच्च गुणवत्ता वाली बढ़िया मदिरा थी। यहाँ तक कि उनके मदिरा पीने वाले बर्तन भी बहुत प्रभावशाली थे। क्योंकि उनकी मदिरा काफी उत्तम थी, इसलिए शीरीन ने बहुत ज्यादा मदिरा पी ली।